हेलो माय सीएमए इंटर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। लाजवाब फर्स्ट क्लास जीएसटी का सफर दोस्तों हमारा आने वाले एग्जाम के लिए जबरदस्त तरीके से चल रहा है। उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे चैप्टर्स को प्रॉपरली कवर करते हुए चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमने प्रॉपरली कंप्यूटेशन का जो लॉजिक है वो समझा। सप्लाई में, मीनिंग ऑफ सप्लाई में क्यों टैक्सेबल इवेंट जो है जीएसटी का बहुत बड़ा, उसकी क्या मीनिंग होती है, सेक्शन 7 के बारे में हमने डिस्कशन करी। इससे पहले वाले टॉपिक में टाइम ऑफ सप्लाई को लेकर हमने बात करी थी कि भाई ठीक है, सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है, समझ आ गया, लेकिन सरकार कब डिसाइड करेगी कि टैक्सेबल इवेंट हुआ है। ओके, तो टाइमिंग को लेकर हमने बात करी। आज हम दोस्तों आगे आ गए हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई पर, एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे जीएसटी के कंटेंट से। और अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो एकमात्र एक प्रॉपर कंप्यूटेशन वाले देखा जाए तो हमारे सिलेबस में दो ही चैप्टर हैं, एक आईटीसी और एक वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जहां तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की बात है, वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं जब भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, तो तीसरा दौर, आखिरी दौर सप्लाई स्पेसिफिक चैप्टर का वैल्यू ऑफ सप्लाई दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं। है क्या, लॉजिक क्या है, इसमें पढ़ना क्या है। देखो, मीनिंग ऑफ सप्लाई में हमने बेसिकली बात करी कि जो आपका टैक्सेबल इवेंट है वो क्या होता है। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, हमने ये समझा कि भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज पर, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस पर सरकार ये कहेगी कि भाई हम जीएसटी लगाएंगे। तो जो क्या है वो हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ सप्लाई में। ठीक है, जब हम पर्टिकुलर चैप्टर पर आए हमारे टाइम ऑफ सप्लाई पर, तो यहां पर मुद्दा आया कब टैक्स लगेगा। क्या, कब टैक्स लगेगा। आपने बोल तो दिया कि सेल जो है वो टैक्सेबल इवेंट है, वो सप्लाई का पार्ट है। आपने बोल तो दिया कि जो बार्टर सिस्टम अगर होगा या कोई एक्सचेंज होगा या कोई लीजिंग की एक्टिविटी होगी वो जीएसटी के दायरे में आएगा। तो वो क्या है। ओके, लेकिन आप ये कब बताओगे कि वो सेल है, आप ये कब डिसाइड करोगे कि ये डेट जो है वो बार्टर के लिए, बार्टर के अकॉर्डिंग जीएसटी के लिए लागू होगी। वो हमने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा, अलग अलग प्रोविजन में, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। लेकिन अब मुद्दा आता है कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि सप्लाई क्या है, सप्लाई कब हुई, और अब आप कह रहे हो आओ हमें टैक्स दो, हम 20% का टैक्स लगाएंगे फॉर एग्जांपल। ओके, तो वो जो 20% का टैक्स आप लगाएंगे वो किस पर लगाओगे। हम कह रहे हैं ये सप्लाई के अंदर, ये हमारी एक्टिविटी में, मैंने आपको, वही डायरी बार बार आ रही है, ये डायरी मैंने आपको बेची, हमने माना ये सप्लाई है, ठीक है, हमने माना ये आज की तारीख में हुई, आज की डेट पे हुई, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 अप्रैल को हुई, ठीक है, मान लिया हमने। सरकार कह रही है टैक्स लगा लो, तो आओ लगा लो, 20% का टैक्स लगा लो, लेकिन किस पर लगाओगे। कुछ इसका अमाउंट तो होगा, कोई इसकी बात वैल्यू तो होगी, कोई प्राइस तो होगा। तो सीधी सी बात है, अब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में अमाउंट की बात करेंगे, हम बात करेंगे किस वैल्यू पर आपका टैक्स लगेगा, किस वैल्यू पर आपका टैक्स लगेगा। तो ये तीनों चैप्टर, मीनिंग ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसलिए आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इस चैप्टर में वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमें यही चीज समझनी है। ओके, खाली प्राइस देने से बात नहीं बनती, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें बेसिकली इस टॉपिक में समझनी है। ओके जी, डन। रही बात एग्जाम में अटेम्प्ट करने की, 15 मिनट ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है, ये टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं है, 15 मिनट ध्यान से सुनना। सारे के सारे सेक्शंस आपके टिप्स पर होंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिख जाए ना वैल्यू ऑफ सप्लाई का, टूट पड़ोगे आप, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। पूरे के पूरे सेक्शन इंटरप्रिटेशंस के साथ आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हो। बहुत मजा आएगा इस केस में जब आप इंटरप्रिटेशंस को, मेनली सेक्शंस को बेसिकली समझ जाओगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 15 है जिसकी लड़ाई हमें लड़नी है। ओके, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, भाई हम सीधी सी बात है, हम जीएसटी लगा रहे हैं, जीएसटी किस पर लगाएंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई पर लगाएंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 के अंदर कहती है कि भैया ऐसा है, ठीक है, आप टैक्स लगाओ, जिस वैल्यू पर आप टैक्स लगाओगे उसे कहा जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू कहते हैं। बराबर, समझ आ गई। सर ये ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, हम बात मान गए आपकी, वेयर के ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन ये ट्रांजैक्शन वैल्यू कंप्यूट कैसे होगी। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो सबसे पहला केस हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में जो डिस्कस करेंगे,
परमिशन, सबसेक्शन 1 हमेशा क्या होता है, परमिशन होता है कि भाई टैक्स लगेगा। ओके, वो क्या बेसिकली, वेयर द सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। डेफिनेशन में इस लाइन में कंफ्यूज मत होना, आप मार्केट जाते हो, सामान खरीदते हो, खरीद के घर ले आते हो, पैसे उसको दे देते हो, अमाउंट उसको पे कर देते हो जीएसटी के साथ, ये उसी की बात कर रहा है। ओके, हम ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालना सीख रहे हैं कब, जब बायर और सेलर, ठीक है, सप्लायर और रेसिपिएंट एक दूसरे को नहीं जानते, यारी दोस्ती टाइप नहीं है, सेम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, एक दूसरे के एजेंट वगैरह नहीं है, ना रिलेटिव है, बस एक दूसरे से गुमशुदा है। तू कौन, मैं नहीं जानता, मैं कौन, ये मैं जानता हूं तो, लेकिन तू मुझे नहीं जानता, पर सीधी सी बात है हम सामान खरीद बेच रहे हैं। और जो पैसों का लेन देन हमारे बीच में, जो ट्रांजैक्शन है, जो कंसिडरेशन है, वो प्राइस है। ओके, डन भाई, समझ आ गई? तो ध्यान दीजिएगा, देंगे सारे के सारे दोस्तों। हम यहां पर निकाल रहे हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, ट्रांजैक्शन वैल्यू, सर इस पर टैक्स लगेगा। ओके, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के आधार पर ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जीएसटी इंप्लाई होता है। 15 सबसेक्शन 1, ठीक है, ये टैक्सेबल होता है 15 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। ओके, नाउ सर ये निकलेगा कैसे, इसके लिए सिंपल वर्ड्स में लिखा रहा हूं। जो प्राइस है उसमें कुछ चीजें इंक्लूड होंगी और कुछ चीजें एक्सक्लूड होंगी। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बेसिकली डायरी बड़ा हेल्प कर रही है हमें इस टॉपिक को समझने के लिए, मतलब पूरे जीएसटी को समझने के लिए। ये डायरी है हमारे सामने, बड़ी प्यारी सी। ओके, और इसमें मैंने आपको बोला कि भाई ये जो डायरी है ये पड़ेगी आपको 200 रुपए की, ठीक है, 200 रुपए की, बराबर, दैट इज प्राइस। अब जीएसटी इस पर लगना चाहिए, मान लो 12% का है तो जीएसटी 200 रुपए पर लगना चाहिए, 200 प्लस 24 रुपए, ठीक है, जीएसटी के नाम का। लेकिन पता क्या हुआ, आपने बोला कि यार इसमें ना थोड़ी सी पैकिंग ऐड कर दे यार, ठीक है, ये मुझे खाली नहीं चाहिए, इसमें थोड़ा सा रिबन वगैरह, थोड़ा इसको गिफ्ट रैप कर दो। ओके, तो वो मैंने करा। ओके, आपने बोला कि यार मैं जो है ना आपके पास आ नहीं पाऊंगा पे करने के लिए, ठीक है, आप मुझे इसके घर पे भिजवा दो, अपना बंदा जो है मेरे घर भेज देना। ओके, तो भाई साहब ने डिलीवरी करवाई। ओके, आपने मुझसे ये जो डायरी है ये 1000 डायरी खरीदी थी, आपने बोला यार तो बल्क ऑर्डर, सीधी सी बात है, मैं तेरे को दे रहा हूं, थोड़ा डिस्काउंट भी देना मेरे को, ठीक है, तो फिर मैंने चलो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी दिया, बराबर, और उसके बाद जाके आपका जो फाइनल बिल है वो तैयार हुआ। अब देखिए बात समझिए, नॉर्मल समझिए, जब ये आपकी डायरी सिंपली एक शॉप पे बिक रही थी तब 200 रुपए की थी, सीधा सीधा कोई और आ रहा था 200 रुपए में आप बेच दे रहे थे। लेकिन यहां पर भाई साहब ने क्या करा, आपसे कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करवाई, उन्होंने इसकी पैकिंग करवाई, ठीक है, सीधी सी बात है, उन्होंने बोला कि इसको डिलीवर करवा दीजिए, मेरे घर भिजवा दीजिए, और इसमें फिर उन्होंने फिर थोड़ा डिस्काउंट की भी आपसे गुंजाइश रखी। तो हुआ क्या कि 200 रुपए जो पहले फिक्स रहा था, जिस पर जीएसटी लग रहा था, अब उसमें कुछ एडिशंस हुए हैं। मान लो आपने पैकिंग के 15 रुपए ऐड करे, मान लो डिलीवरी के आपके 20 रुपए ऐड हुए, डिस्काउंट बोला गया, आपने 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद जो फाइनली अमाउंट आया है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, इस पर टैक्स लगेगा, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, खाली जो प्राइस हमें दिख रहा है, जो एमआरपी है, वो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई, ओके, 200 रुपए ही होगा। लेकिन अगर इस तरह की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो उस सिचुएशन में उन वैल्यूज को ऐड करा जाएगा, लेस करा जाएगा, कुछ चीजें ऐड हो सकती हैं, कुछ चीजें माइनस हो सकती हैं, ये समझेंगे। ओके, सो नॉर्मली प्राइस ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है, लेकिन अगर समय के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन हुई हैं तो वो भी हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, और कुछ चीजें अगर माइनस करने के लिए बोला गया, स्पेशली डिस्काउंट उसमें होता है, तो उसको भी एडजस्ट करा जाता है। ओके, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर ये तो आपने यहां पे सिंपल एक एग्जांपल बता दिया, नॉर्मल एग्जांपल बता दिया, वो कौन कौन सी चीजें हैं
जो हमें एड ऑन के लिए, माइनस होने के लिए ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ध्यान दीजिए, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में वो सारी चीजें लिखी हैं जो आपको प्राइस में इंक्लूड करनी होंगी, प्राइस में इंक्लूड करनी होंगी। और सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में वो तमाम चीजें लिखी हैं जो आपको माइनस करनी होंगी। हो गए सेक्शन याद? सारे अपने प्राइस में जब भी कुछ इंक्लूड करोगे ना, सिर्फ सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 का रेफरेंस दे दोगे, एग्जामिनर बड़े मजे से कहेगा कि यार ये बच्चा वाकई में मेहनत करके आया है, पढ़ाई करके आया है। ठीक है, चलो और डेप्थ में जाते हैं। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 है क्या? पता है क्या है? ट्रिप्स। ट्रिप्स, सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, ट्रिप्स। ये समझ लो आपने 4-5 पेज की, 4-5 पेज थोड़ा ज्यादा हो गया, 2-3 पेज की इंटरप्रिटेशन याद कर ली, सिर्फ ये वर्ड याद रखना है। यू नो व्हाट इज दैट? सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 पैरा ए, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बी, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 सी, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 डी, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 ई। और ये क्या है सर? ये है ट्रिप्स। ट्रिप्स, व्हाट आर दीज? व्हाट आर ट्रिप्स? ध्यान दीजिए, फुल फॉर्म देख लीजिए इन सब की। यहां पर टी का मतलब है टैक्सेस। टैक्सेस, अगर प्रोडक्ट को तैयार करते टाइम आपने कुछ टैक्सेस पे करे, एक्सेप्ट द जीएसटी, आपका जो ट्रक था वो एक टोल गेट को क्रॉस करते हुए निकला तो आपने उसका टोल टैक्स दिया। आपका जो ट्रक था वो एक पर्टिकुलर क्या नाम है, सब्जी मंडी नहीं, मतलब जो एक तरह से स्पेशल मार्केट होता है जहां पे होलसेल का बाजार होता है, वहां पे गया तो आपको वहां पे चुंगी देनी पड़ गई, ऑक्ट्रॉय देना पड़ गया। ठीक है, आप एक एमसीडी एरिया में एंटर हुए तो एमसीडी का टैक्स देना पड़ गया। तो अगर अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी 200 रुपए के अलावा अगर आपने किसी भी प्रकार का म्युनिसिपैलिटी को, रोड वाले को किसी भी प्रकार का टैक्स दिया है, वो ऐड होगा। ठीक है, याद हो गया? आपने क्या याद करा? आपने खाली सेक्शन 15 याद नहीं करा, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 पैरा ए आपने याद कर लिया है। और सीधी सी बात, अगर कहीं पर भी टैक्सेस को ऐड करना पड़ा, आप इसका रेफरेंस देंगे। आगे अगर हम बात करें आर से आपको बात रखना है, याद रखनी है यहां पे रेसिपिएंट। रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का कोई खर्चा, रेसिपिएंट का कोई खर्चा, ठीक है, अगर सेलर पे करता है उसको भी आप प्राइस में ऐड करेंगे। व्हाट इज दैट? ध्यान दो, ये डिलीवरी हुई थी ना, मैंने एग्जांपल जो आपको दिया था, डिलीवरी हुई थी। ठीक है, हमने बोला कि सर हम तो खाली दुकान से बेचते हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है, 200 रुपए का है, आप 200 रुपए का लेके जाओ, थोड़ा बाकी पैकिंग वैकिंग का एडजस्ट कर लेंगे, हम डिलीवरी नहीं करते हैं। मालिक ने क्या बोला, मतलब सॉरी खरीदार ने क्या बोला कि यार भाई साहब डिलीवरी करो ना, कोई बात नहीं, डिलीवरी का खर्चा मेरा है, डिलीवरी का खर्चा मेरा है, आप उधर से ट्रक लोड करवाओ, आप उधर से टेम्पो करवाओ, ड्राइवर को बोलो सामान चढ़ाए उतरवाए, मजदूरों को, उनको पैसे दे देना, उनको पैसे दे देना, आप दे देना। ठीक है, लेकिन जब मेरे पास सामान डिलीवर हो जाएगा मैं इसकी सारी भरपाई कर दूंगा आपको, जितना भी आपका खर्चा हुआ होगा ऊपर से, कि भाई तू तो दे फटाफट से और मुझसे रिम्बर्स करवा लियो, मैं तेरे को दे दूंगा। दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट को बिलोंग करते थे, लेकिन अगर वो सप्लायर पे कर रहा है तो वो भी ऐड हो जाएंगे। कहां लिखा हुआ है? पैरा बी में। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। आई इज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, आई इज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। व्हाट आर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस? ये सब से सारे के सारे, पैकिंग करवाई, बॉक्सिंग करवाई, स्पेशल उसकी कोई ट्रीटमेंट करवाई प्रोडक्ट की, तो ये सब हमारे जो होते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर स्पेशली कोई करवा रहा है, दैट शुड बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, उसके बाद है पी मतलब पेनल्टी, याद रखना, पेनल्टी, लेट इंटरेस्ट फीस। ठीक है, इंटरेस्ट जो मतलब लेट पेमेंट पर, या अलग से कोई लेट फीस उस ऐड करे। सप्लायर कह रहा भाई साहब मैंने आपकी वजह से गोडाउन रोका हुआ है, ठीक है, मुझे 3 दिन तक आपका सामान रोकना पड़ा, उसका किराया मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा, प्लीज अब ये पे करना पड़ेगा आपको, मैं आपके बिल में ऐड कर रहा हूं, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। ओके जी, डन। और फाइनली
यहां पर एस आ जाता है सब्सिडी। सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी भी प्राइस में ऐड होगी, सब्सिडी भी प्राइस में ऐड होगी, लेकिन ये याद रखना ये सब्सिडी नॉन गवर्नमेंट है, ये सब्सिडी नॉन गवर्नमेंट है। व्हाट इज दैट मीन, ध्यान दीजिए, ये प्रोडक्ट कितने का था, 200 का था, ये प्रोडक्ट कितने का था, 200 का था, जो हमने एग्जांपल लिया अपना, अरे भाई चल, हाँ 200 का था। सरकार ने बोला कि ये डायरी बहुत ही अच्छी है, नेचर लवर है, इसमें आप नेचर को कुछ भी हार्म नहीं कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, मान लो मैं यहां पे इसको इन सबको जोड़ता हूं, तो यहां पे जो प्राइस निकल के आया मान लो वो 250 आया, नहीं 250 तो नहीं आ रहा था, पर चलो 250 आया वैल्यू ऑफ सप्लाई, इस पे जीएसटी लगेगा, 250 पे जीएसटी लगेगा। लेकिन सरकार ने बोला डायरी बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह, तो सरकार ने बोला कि आपको डायरी बनाने में जो भी खर्चा वर्चा आएगा, हम पर डायरी 20 रुपए, पर डायरी 20 रुपए सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी देंगे, सब्सिडी देंगे, ओके। लेकिन इस केस में 20 रुपए यहां से घट जाएगा, 20 रुपए यहां से घट जाएगा। मैंने तो इंक्लूड बोला सर, आपने माइनस कर दिया। सुनो ध्यान दो, गवर्नमेंट ने बोला है, सरकार ने बोला है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई एनजीओ कहे, हमारा कोई जो एक दोस्त था वो बड़ी कंपनी चलाता था, वो कहता भाई तू बेच, मैं तुझे सब्सिडी दूंगा, मैं भरपाई करूंगा तेरी कॉस्ट की, तो उसे आप माइनस नहीं कर सकते, वो इसमें जोड़कर चलनी पड़ेगी, वो उसमें ऐड ऑन करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि अपने दोस्त द्वारा दी गई सब्सिडी, एनजीओ द्वारा दी गई सब्सिडी को आप वैल्यू ऑफ सप्लाई से हटा नहीं सकते। वैल्यू ऑफ सप्लाई से हटाओगे तो टैक्स कम हो जाएगा और सरकार को टैक्स कम मिलेगा, राइट। और इसीलिए रखा गया है कि अगर ये चीज परमिट कर दी तो ऐसे केस में तो फिर ऐसे केस में तो फिर क्या नाम है, जितने भी आपके यार दोस्त हैं आप सबको बोलोगे यार सब्सिडी दिलवा, सब्सिडी दिलवा, सब्सिडी दिलवा तू हमें, हम 2 नंबर तरीके से तेरे को पैसा भिजवा देंगे पीछे से, ओके। सो इसीलिए जो सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी गई है वो आप माइनस कर सकते हो, लेकिन अगर कोई एनजीओ की सप्लाई है, सब्सिडी है, प्राइवेट की सब्सिडी है, प्राइवेट कंपनी की, तो वो इंक्लूड करके चलनी पड़ेगी। हम प्राइस कम नहीं होने देंगे, सरकार कह रही है हमें पूरा का पूरा टैक्स दो, ओके। ट्रिप्स, ठीक है, सिंपल सा वर्ड, बताओ यार, पूरा चैप्टर खा गए आप, पूरा चैप्टर कर लिया आपने 5 मिनट के अंदर। मेनली अगर देखा जाए तो एग्जाम में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे बात समझ में, टी मतलब टैक्स ऐड होंगे, आर मतलब रेसिपिएंट का खर्चा, आई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, पी पेनल्टी, लेट फीस, इंटरेस्ट वगैरह, एस फॉर सब्सिडी। और रही बात सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 की, तो एक्सक्लूड में इज नथिंग, इज जस्ट डिस्काउंट, इट इज जस्ट डिस्काउंट। अगर आप कोई डिस्काउंट देते हो, ट्रेड डिस्काउंट देते हो, कैश डिस्काउंट देते हो राइट टाइम पे पेमेंट करने के लिए, तो हाँ आप उसे माइनस कर सकते हो, दैट शुड बी डिडक्टेड, ओके। सब कुछ डन, ट्रिप्स, सेक्शन वैक्शन सब डन, ठीक है। आओ अब टेबल आपको दिखा देता हूं, ध्यान दीजिए फटाफट से। हमें बता रखा है कि कंसिडरेशन क्या, नॉट रिलेटेड क्या, इट इज इजी। मेन मुद्दे पर आओ, ये कह रहा है कि प्राइस कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू बेसिकली प्राइस को रेफर कर रही है, ठीक है। और उसमें कुछ हमें इंक्लूजन करना पड़ सकता है और हमें उसमें से कुछ माइनस करना पड़ सकता है, ओके। हमें ऐड क्या क्या करना है, इंक्लूजन एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्ज वगैरह वगैरह वगैरह, ऑब्वियसली जीएसटी को छोड़कर, क्योंकि जीएसटी तो बाद में लगता है, वो तमाम चीजें ऐड होंगी जो सप्लायर ने इस प्रोडक्ट के रेफरेंस में पे करी हैं। ये हमारा टी आ गया, ये हमारा टी आ गया, दैट इज टी, ओके। और ये सेम सेक्शन 15 ये पैरा ए में आता है, ठीक है, क्लॉज ए पैरा ए, व्हाटएवर, एनी अमाउंट दैट इज सप्लायर इज लायबल टू पे, ठीक है, लायबल टू पे इन रिलेशन to such supply but which has been incurred by the recipient, ठीक है। अगर रेसिपिएंट भी खर्च कर रहा है, ठीक है, पहले तुमने सप्लायर का एग्जांपल लिया, लेकिन कोई भी खर्चा डिलीवरी को लेकर रेसिपिएंट भी खर्च कर रहा है तो वो भी यहां पर आएगा। इसका एक और एग्जांपल देता हूं जैसे मान लो पहले वाले एग्जांपल में मैंने बोला कि मैंने डिलीवरी की जिम्मेदारी नहीं ली थी, ओके।
तो उसने करवाई, मैंने बिल में ऐड कर दी, दैट इज द सिंपल थिंग, बराबर। इट इज काइंड ऑफ, यू कैन से, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एज वेल। लेकिन मान लो मैंने यहां पर आपका जिम्मेदारी ली हुई थी डिलीवरी की, मैंने डिलीवरी की जिम्मेदारी ली हुई थी, ओके। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ट्रक वाले को पैसे नहीं पे करे। मैंने कहा भाई तू ट्रक लेके पहुंच, हमारे दिए गए एड्रेस पे ट्रक लेके पहुंच, जरा पहुंचा, और मैंने डिलीवरी के पैसे रेसिपिएंट से दिलवा दिए, डिलीवरी के पैसे रेसिपिएंट से दिलवा दिए। मैंने फोन कर दिया कि भाई साहब गुप्ता जी वो पे कर देना ट्रक वाले को, ओके। वो कह रहे भाई साहब मुझसे क्यों पे करवा रहे हो, डिलीवरी तो आपकी जिम्मेदारी थी। मैंने कहा अरे मेरी जिम्मेदारी, आप पे करो, जो भी पेमेंट आप करोगे वी विल एडजस्ट इट इन द बिल, ओके। सो दैट एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू सप्लायर, बट है तो जर्नी, ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ सप्लाई ना, है तो ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ सप्लाई, तो रेसिपिएंट से भी अगर पे करवाओगे ना तो उसको ऐड करना पड़ेगा। ये किस में आ गया, हमारा बी में आ गया, ओके। आगे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, वो पैकिंग चार्जेस वगैरह, कमीशन वगैरह, किसी प्रकार का इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये आई आ गया हमारा, ओके। सी में, पैरा सी में इंटरेस्ट, लेट पेमेंट, पेनल्टी वगैरह जो भी हम डिलेड पेमेंट पे करते हैं, ये पी आ गया हमारा, इसमें पेनल्टी से हम याद रखेंगे, ठीक है। और फाइनली एस यानी कि सब्सिडी, ठीक है, एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आपका स्टेट गवर्नमेंट। बाकी एनजीओ वेनजीओ वाली जो एड ऑन करनी पड़ेगी अगर माइनस हो रखी है तो पहले। तो मेरे ख्याल से इस शॉर्टकट में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। एक्सक्लूजन के लिए मैंने सिंपल सा तरीका बताया। एक्सक्लूजन में बेसिकली आपके डिस्काउंट आते हैं नॉर्मली, और कुछ नहीं आता है, लेकिन हाँ डिस्काउंट की एक छोटी सी कंडीशन हम क्या याद रखेंगे कि जो डिस्काउंट के बारे में बात है ना, डिस्काउंट दिया जाएगा, ओके, वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपने डिस्क्लोज करा हो, बताया हो कि भाई हाँ ये डिस्काउंट्स की पॉलिसी है। लेकिन सप्लाई के बाद अगर डिस्काउंट होता है, सप्लाई के बाद अगर डिस्काउंट होता है, भाई एक आज सामान बेचा मैंने, आपको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, नॉर्मल डिस्काउंट जो मिलता है रिटेल के टाइम पे वो डिस्काउंट दे दिया, वो माइनस होगा। लेकिन बाद में जब आपने टाइम से पहले पेमेंट कर दी तो मैंने आपको कैश डिस्काउंट दिया। अब वो तो टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे डिसाइड नहीं था ना, टाइम ऑफ सप्लाई पर वो चीज डिसाइडेड नहीं थी। आपने इसके 100 ऑर्डर दिए, 100 डायरी के ऑर्डर दिए, मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया 5% का ट्रेड डिस्काउंट। मैंने बोला 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देना, आपने 15 दिन के अंदर कर दी। अरे आप बहुत बढ़िया आदमी हो आप तो मैंने क्या करा, आपको 5% का और फर्दर डिस्काउंट दे दिया, जो कैश डिस्काउंट होता है अकाउंट्स में, आप जानते हो, ओके, बराबर। सो इन दैट केस सर वो कैश डिस्काउंट बाद में दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, उसे माइनस करने का राइट होगा या नहीं होगा? तो द आंसर इज यस, होगा। अगर आपने अपने जो पहले एग्रीमेंट्स वगैरह बनाए थे ना, अगर उसमें वो चीज मेंशन है तो आप माइनस करो, अदरवाइज नहीं, ओके। और फाइनली सारी चीजें करने के बाद जो आएगा दैट इज वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, और इस वैल्यू पर सरकार जीएसटी लगाएगी अपनी स्पेसिफिक परसेंटेज के साथ। समझ आ गई बात? प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इसका, ध्यान दिए। क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन के साथ दे रखे हैं, आप आसानी से पढ़ेंगे भी तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, बड़े प्यार से, बड़े बढ़िया तरीके से। ध्यान दीजिए, ए प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू बी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा जी, क्या क्या है? लिस्ट प्राइस आपको दे रखा है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट 10 लाख रुपए, ठीक है, ये प्राइस हो गया, ये मेन प्राइस हो गया, ओके। उसके बाद ध्यान दो, टैक्सेस लिवाइड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी इन द सेल ऑफ सच गुड्स। टैक्स आ गया सर टी, सर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 ए के आधार पर मुझे इसे ऐड करना पड़ेगा, ओके। सीजीएसटी एसजीएसटी चार्जेबल ऑन दैट गुड, ठीक है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी ये भी टैक्स है पर ये नहीं होता, वो जीएसटी तो फाइनल वैल्यू पर लगता है, ठीक है। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस, पैकिंग चार्जेस सर ये आई हो गया, इंसिडेंटल चार्जेस। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज देख लें, क्लॉज पैरा, TRIPS ट्रिप्स, TRI तीसरे नंबर पे आ रहा है सर, सी होगा, ओके, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए प्राइवेट लिमिटेड
रिसीव 40,000 रुपए एज अ सब्सिडी फ्रॉम एन एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। ऑन सेल ऑफ सच गुड्स 40,000 रुपए की इन्हें सब्सिडी मिली थी। ओके, तो सर ये एस आ गया, ये भी ऐड होगा। 15 सबसेक्शन 2 और ट्रिप्स सबसे आखिरी में आता है, तो ए बी सी डी ई आ गया। ओके, द प्राइस ऑफ ₹10 लाख ऑफ द गुड इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी। ये सब्सिडी जो एनजीओ वाली थी इन्होंने घटा रखी है अपना टैक्स बचाने के लिए, दैट इज एडजस्टेड, तो इसे वापस से ऐड बैक करा जाएगा, इसे वापस से ऐड बैक करा जाएगा। लेकिन याद रखना सब्सिडी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें हो सकती है। अगर यहां पे कह देता ना द प्राइस ऑफ ₹10,000 ऑफ सब्सिडी इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी, तो इस आफ्टर मतलब घटा रखी है सब्सिडी इन्होंने अपना टैक्स कम करने के लिए, वापस से ऐड बैक होगी। लेकिन अगर यहां पर लिखा होता इज बिफोर या नॉट कंसिडर्ड, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट ही नहीं होती, क्योंकि सब्सिडी इसका मतलब कंसिडर करी हुई है, जोड़ रखी है पहले से, इसका मतलब ये होता है। तो सब्सिडी में थोड़ी सी कंफ्यूजन में हो सकती है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ के चलना है। बहरहाल हमारा सेक्शन ये आ गया। बी लिमिटेड ऑफर 2% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। सर डिस्काउंट डी, ये तो माइनस हो गया, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। ओके, सो 10 लाख ये आपका टैक्स आ गया, ये आपने जोड़ा, जीएसटी अवॉइडेबल होता है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हमारे आ गए, ठीक है, पैकिंग चार्जेस सी के आधार पर, उसे हमने जोड़ा, सब्सिडी आ गई ई के आधार पर, हमने उसको जोड़ा, और फाइनली लास्ट में जो डिस्काउंट है वो दिया। डिस्काउंट का सेक्शन मेंशन करेंगे, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, और ट्रांजैक्शन करने के बाद हमारी जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है दैट विल एग्जिस्ट, वो आ जाएगी। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ओके डन, समझ आ गई बात? उम्मीद करता हूं बढ़िया है, शानदार है। प्रीमियर में क्लास देख रहे हैं कंटिन्यू रखिए, लेकिन अगर बाद में क्लास देख रहे हो यहां पर पॉज करके, इस पॉइंट पर पॉज करके एक बारी वापस से इस कंटेंट को थोड़ा सा बस 2-3 मिनट के लिए अपना आंखें बंद करके ऐसे से कर लो और याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्पेशल चीज मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम में आपको इसका ध्यान रखना है। ओके, एबीसी बाइज द सुपर मोटर इन राजस्थान वगैरह वगैरह XYZ लिमिटेड बता रखा है। वैल्यू ऑफ मोटर बता रखी है इंक्लूडिंग जीएसटी 10%, इंक्लूडिंग जीएसटी 10%, 3 लाख रुपए। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, किसी भी प्रकार का टैक्स, किसी भी प्रकार का डिस्काउंट से पहले की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जीएसटी इंक्लूड करके 3 लाख रुपए, ठीक है, 10% के हिसाब से। 10% का रेट नहीं होता, कंसिडरेशन के लिए ले रखा है। तो इसका मतलब यह है कि x प्लस x का 10% इज 3 लाख रुपए, बराबर आ गया। थोड़ा मैथ्स आ गया, x की याद आ गई आपको यहां पे, ठीक है, x मतलब जो मैथ्स वाला x था, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करा, 110x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 3 लाख। और जब मैंने फिर इसका जो लिस्ट प्राइस था वो निकाला तो वो कुछ इस प्रकार आता है। सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 110, तो मुझे कैलकुलेटर की आवश्यकता यहां पर पड़ेगी। सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 110 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये दोस्तों पॉइंट में आ रहा है 272,727, इतना मान लेते हैं, ठीक है। सो एक्चुअल में इसका प्राइस इतना था, इस पर 10% का जीएसटी ऐड हुआ तो इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए हो गई, ठीक है। तो सर सीधी सी बात है, हम क्वेश्चन लिस्ट प्राइस से शुरू कर रहे थे, ऊपर भी हमने करा, तो हमें क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी, हमें क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी, अच्छा जी चलो आओ आगे बढ़ते हैं। चल भाई, टैक्सेस अदर देन जीएसटी नॉट इंक्लूडेड अबव जोड़ने पड़ेंगे सर। दिस इज टी, दिस इज टी, 15 सबसेक्शन 2 टी सबसे पहले आता है, ए ऐड होगा। बिलो आइटम्स आर बीइंग पेड बाय रेसिपिएंट,
बीइंग पेड बाय रेसिपिएंट दो सप्लायर इज लायबल टू पे। हमने रेसिपिएंट से पे करवा दिए। कौन कौन से? अगर हम देखें कंसल्टेंसी, लोडिंग, टेस्टिंग, ट्रांजिट, इंस्पेक्शन, सब्सिडी नहीं होगा। तो ये पांचों। सो ये तो ट्रिप्स आर आ गया सर, इनको भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। हमने अपना खर्चा बचा के रेसिपिएंट से पे करवा रहे हैं, तो दैट्स नॉट गुड एज वेल। ठीक है, नॉट मतलब गुड तो है, बट एड ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसिडर होगा। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट डिडक्टेड फ्रॉम अबव वैल्यू, तो ठीक है, अच्छी बात है, कराया आपने, अच्छी बात है, क्योंकि ये तो राजस्थान गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल स्टेट, ये आपने सही करा, घटाना चाहिए था। आगे, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ऑफ द सप्लाई ऑफ पावर जनरेटर, एक और सब्सिडी आ गई, लेकिन ये गवर्नमेंट की नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट मैन्युफैक्चरर था, उसने बोला तुम बनाओ, हम सब्सिडी देंगे। इसे नहीं घटा सकते। डिडक्टेड फ्रॉम अबव नहीं घटा सकते, दैट्स नॉट द राइट। ऐसे तो फिर सारे यार दोस्त बना लोगे, सबसे सब्सिडी ले लोगे और ट्रांजैक्शन वैल्यू 0 हो जानी है। तो सर ये ऐसा आ गया लास्ट 15 टू लास्ट वाला ई, ये भी ऐड होगा। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है, ये हमारा सर डिस्काउंट है, हम जानते हैं 15 सबसेक्शन 3। सो इट्स वेरी इजी। 2,72,000 से आप 2 लाख ऐड करोगे, आप ये सारा जोड़कर ऐड करोगे, राजस्थान गवर्नमेंट की सब्सिडी अवॉइड हो जाएगी, ये वाली सब्सिडी आपकी जुड़ेगी और डिस्काउंट आपका लेस हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इन सच केस इट इज इंटरेस्ट रेट सप्लाई, ठीक है, व्हाटएवर, तो मतलब IGST लगाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहां पर एक बात लिखी हुई है, एज्यूमिंग योर वर्किंग इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। एज्यूमिंग योर वर्किंग इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अगर दोस्तों एग्जाम में यह स्टेटमेंट लिखी आ गई तो जरा कृपया करके नीचे देखिए, आपको सॉल्यूशन 3 लाख से ही डिसाइड करना है, मतलब डिसाइड नहीं करना, शुरू करना है। आप इसको 3 लाख से ही शुरू करेंगे। इसने बोला है कि जो कंप्यूटेशन एड ऑन लेस के बाद हिसाब से आप कर रहे हो, एड लेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लेके चलना वैल्यू को। तो हमने तो जब ऊपर बोला 3 लाख रुपए और इसमें GST 10% जुड़ा हुआ, तो हमने अलग अलग कर लिया था भाई। हमारी मैथ्स अच्छी है, हमारा एक्स अच्छा है, ठीक है, तो हमने उसको कर लिया उसके लिस्ट प्राइस निकाल दिया और लिस्ट प्राइस पर 10% ऐड होकर वो 3 लाख बनेगा, वो भी हमने कर लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन ही हमें ये कह रहा है कि हमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्स से ही कंप्यूटेशन स्टार्ट करनी है, तो भैया हम क्या करें, हम 3 लाख से कर लेंगे। ओके, अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखी होती तो हमें 272 से कंप्यूटेशन स्टार्ट करनी होती। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट भी आप एग्जाम में ध्यान रखेंगे। और ये देखो जरा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने करा था, जैसे ये था, इसमें हमने क्या करा था, मैं प्रेजेंटेशन के लिए यहां पे मेन चीज समझा रहा हूं, बाकी तो अब आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई आ चुका है। यहां पर अगर आप ध्यान दो, लिस्ट प्राइस लिया था और मैंने यहां पे सारी चीजें एड लेस जो करी थी, साथ के साथ एक्सप्लेनेशन लिखकर उनके सबसेक्शन डाल दिए थे। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जो दूसरा वाला सॉल्यूशन हमने करा है, वैल्यू ऑफ मोटर हमने 3 लाख ली, तमाम चीजें हमने एड लेस करी, जैसे भी हमें करना था, ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया था, और उनके साथ एक्सप्लेनेशन ना लिखकर हमने नोट्स में एक्सप्लेनेशन लिखी है और सभी सेक्शंस को यहां पर प्रेजेंट किया है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा सुपीरियर रहता है, क्योंकि ऊपर एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो जाएगी टेबल को, और नीचे वो देख ही लेगा कि आपने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, ABC प्राइवेट लिमिटेड, अब तो बच्चों का खेल हो गया आपके लिए। ठीक है, यहां पे लिस्ट प्राइस दे रखा है आपको और एक्सक्लूडिंग, ठीक है, 50 लाख से 50,000 से हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये है सर T, CGST, SGST, तो टैक्स ये वाला CGST SGST कंसिडर नहीं होता। पैकिंग चार्जेस इंसिडेंटल एक्सपेंस हो गए, सब्सिडी S हो गया, डिस्काउंट आपका 2% और रेसिपिएंट पे ब्रोकरेज, तो ये ट्रिप्स, ये रेसिपिएंट का खर्चा हो गया। ट्रेड डिस्काउंट सर ये तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 हो गया। रेसिपिएंट पे फ्रेट, अच्छा रेसिपिएंट से 2 खर्चे हमने करवाए हैं, बस सारे के सारे मेंशन, ये ऐड हो जाएगा, 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 ये माइनस हो जाएगा डिस्काउंट। आंसर खड़ा, बिल्कुल। बताओ
5-10 मिनट में आप एक क्वेश्चन अपना पूरा का पूरा आसानी से सिक्योर कर लोगे, 7 मार्क्स का। जीएसटी से वैसे भी हमें कम ही करने होते हैं, बात बन जाती है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। तो दोस्तों, ये वाला जो प्रोविजन हमने सारा का सारा पढ़ा, ये किस आधार पर पढ़ा कि यहां पर जो बेचने वाला था यानी कि सप्लायर और जो खरीदने वाला था यानी कि रेसिपिएंट, ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, और इनके बीच का जो लेन देन था वो प्राइस के आधार पर था। जो प्राइस है वो पे करना पड़ेगा, कोई बाटर शाटर नहीं, कुछ नहीं, दैट्स इट। ओके, और हाई चांसेस क्वेश्चन इसी का बनता है। बाकी जो प्रोविजन हमारे बनेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, वो मेनली थ्योरेटिकल है, वो बस नॉर्मली आपको याद रखने हैं। सेक्शन इतने ही है जो हमें मेन इंपैक्टफुल तरीके से याद रखने हैं। सबसेक्शन 1 तो सिंपल था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पर टैक्स लगेगा, लेकिन उसको कंप्यूट करने के लिए सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 उसकी हमने सहायता ली। अब अगली हेडिंग क्या कहती है, आइए ध्यान देंगे जरा फटाफट से। वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। रूल 27 ये आ जाता है, सिंपल सा रूल कि अब सिर्फ प्राइस का लेन देन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे कुछ ना कुछ बार्टर, कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो सकता है, ये चीज पॉसिबल है। तो ऐसे केस में हमें कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करना है, इट्स इजी। वेयर द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज अवेलेबल, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, तो जो चीजें एक्सचेंज हो रही है ना, आप इसका एक्सचेंज का एग्जांपल हम लेके चलेंगे। अगर चीजें एक्सचेंज हो रही है ना, तो मार्केट में जो उनकी वैल्यू होगी उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, सीधी सी बात है। अगर मैंने आपको ये कैलकुलेटर बेचा और बदले में आपने मुझे 500 रुपए दिए और ये रिमोट दे दिया, बराबर, मैंने बोला ये लो कैलकुलेटर, ठीक है, और ये लो अपना ये लो कैलकुलेटर, पैसे दो मेरे, आपने 500 रुपए दिए और ये मेरे को रिमोट दे दिया। ओल्ड फोन एक्सचेंज करने में देखो ऐसा चलता है ना, आप ऐड देखते होगे कई बारी। तो 500 रुपए प्लस इसकी जो वैल्यू होगी मार्केट में, वो ऐड हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओके, दैट्स इट, ठीक है। और इसमें केस में अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो सीधी सी बात है, ऐसे केस में, हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अवेलेबल होता है, बट अदर केस में कंसिडरेशन, अगर मान लो कुछ मनी पे करा है और फ्यूचर में अगर कुछ बेनिफिट्स देने की आशा है तो उनकी मॉनेटरी वैल्यू जज कर ली जाती है, दैट्स इट। ये हमें इसमें याद रखना, ज्यादा कुछ ये परेशान करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। और वेयर द वैल्यू, अगर मान लो ऊपर मार्केट वैल्यू भी ना पता हो और मान लो फ्यूचर में हम क्या बेनिफिट देने वाले हैं वो भी ना पता हो, सो इसमें ये वर्ड याद रखना, काइंड एंड क्वालिटी। उनके जैसे अगर कोई और प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं तो उनके हिसाब से वैल्यू डिटरमाइन हो जाती है। दैट इज वेरी सिमिलर टू द रेजिडुअल केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। उसमें क्या बोला था यार, पता नहीं चल रहा फॉरवर्ड चार्ज है, पता नहीं चल रहा रिवर्स चार्ज है, या कह लीजिए आप के इनवॉइस की डेट पता नहीं चल रही, पेमेंट की डेट पता नहीं चल रही, तो हमने बोला था कि जिस डेट पर आपका टैक्स जो है डिसाइड होगा, टैक्स पे करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। वही चीज यहां पर है। अगर उस प्रोडक्ट की मार्केट पहली बार बना प्रोडक्ट, मार्केट वैल्यू नहीं पता, फ्यूचर में हम क्या बेनिफिट देंगे वो डिसाइडेड नहीं है, तो ऐसा है भाई, उसके जैसी अगर कोई क्वांटिटी आपकी डिसाइड हो रही है तो उसको मान लिया जाएगा। क्लियर, दैट्स इट। ये कुछ एग्जांपल हैं इजी, बहुत ही इजी, ओल्ड फोन वगैरह के एग्जांपल मैंने आपको दे रखे हैं, आप उसको समझेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम मूव करें आगे, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज अदर केसेस, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 नहीं है, ये 4 है शायद, इसको 4 लिख कर लीजिएगा, ये शायद एरर हुआ है, इसको 4 करिएगा। अदर केसेस में हम कैसे निकालेंगे, व्हाट आर द अदर केसेस। हमने जो इनिशियल सेक्शन 15 पढ़ा उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करा, जो मेन अभी कंटेंट हमने देखा, उसमें बोला था कि ये लोग आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ओके। अब रिलेटेड होंगे तो कैसे होगा, ओके, प्राइस का क्या रोल रहेगा, तो ये सिंपल से रूल्स बस हमें याद रखने हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल होगा ये प्रोविजन, प्रैक्टिकल कंटेंट के हिसाब से जो हमने ऊपर करा वो सफिशिएंट है, लेकिन ये हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट दोस्तों यहाँ पे ऐड ऑन होता है, ठीक है। तो ये आपको रीड करना पड़ेगा, इसको 2-3 बार आपको रीड करना पड़ेगा, हालांकि बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, बट 2-3 बार रीड करने से बात बन जाएगी, ठीक है। व्हाट वाज दैट, वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन, जान पहचान वालों के बीच में कारोबार हो रहा है।
ठीक है, अदर देन द एजेंट, एजेंट के लिए रूल 29 आएगा, ठीक है, अदर देन द एजेंट। वो कह रहे हैं मान लो जान पहचान वालों के बीच में सप्लाई हुई, दाम थोड़ा सस्ता लगा दिया है ना, कुछ एक्सपेंसेस एडजस्ट कर लिए, 100 का माल 60 में लगा लिया, इस तरीके से ही होगा। डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन के बीच में कारोबार और क्या हो सकता है, जान पहचान वाले वो यही करेंगे ना कि चीज थोड़ी सस्ती लगा लो, तो सरकार कहेगी तुम रिश्तेदारी के चक्कर में, प्यार मोहब्बत के चक्कर में हमारे टैक्स का नुकसान करवा रहे हो, ये थोड़ी ना हम बर्दाश्त करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो कह रहे हैं दो केसेस देख लो। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है और अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है उस प्रोडक्ट की, ओके, अगर अवेलेबल है और रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा, तो ओपन मार्केट वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, ओके, अगर आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो कह रहा है कि भैया मैं आईटीसी क्लेम करूंगा मतलब एलिजिबल है आईटीसी के लिए, ओके, इन दैट केस जो आपकी वैल्यू इनवॉइस में डिक्लेयर होगी, जो पर्चे बने होंगे टैक्स इनवॉइस, उसको मान लिया जाएगा। वो एक तरह से वही आपकी मार्केट वैल्यू मान ली जाएगी, ठीक है। सो सिंपल सी बात याद रखनी है आपको इसमें कि आपने जब डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कारोबार करा तो उस केस में ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है और ऐसे केस में आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा, तो ओपन मार्केट वैल्यू ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और कह रहा है कि मैं आईटीसी क्लेम करूंगा मतलब एलिजिबल है, तो जो इनवॉइस है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। सिंपल सा चार्ट, मैं दोबारा रिपीट कर दूं इस वाले पॉइंट को। ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, हाँ जी है, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, तो वो कह रहा है आईटीसी के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं। ओपन मार्केट वैल्यू इज द टाइम ऑफ सप्लाई बार निकल रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर आईटीसी के लिए वो एलिजिबल है, क्लेम करेगा भैया मैं ले लूंगा, तो इनवॉइस जो है उसको कंसीडर कर लेंगे। ओके डन, आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले केस में। अगर आपका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस अगर रेसिपिएंट कह रहा है कि मुझे आगे सामान नहीं बेच रहे, मैं अपने यूज के लिए इसको कंसिडर कर रहा हूं, अपने यूज के लिए, नो फर्दर सप्लाई, तो उसके जैसे जो गुड्स मार्केट में अवेलेबल होंगे ना, उनकी वैल्यू इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। उसके जैसे भाई ये प्रोडक्ट हमने पहली बार बनाया, स्पेशल बनाया, अब इसका तो कोई मार्केट प्राइस है नहीं, बट इसके जैसे अगर कुछ मार्केट में बिक रहे हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर सीधी सी बात है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ लाइक काइंड एंड क्वांटिटी की अगर हम बात करें, तो उस केस में ऑप्शन रहता है इस केस में कि भैया हम क्या करेंगे कि या तो सेम वैल्यू मान लो या फिर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज मान लो। ये इसमें बेसिकली रूल होता है, बट इसका क्वेश्चन अक्सर बनता नहीं है, ये देखने को मिलता है। ओके डन, अगले केस पे आ जाओ। वो टेबल आप कंप्लीट करेंगे दोस्तों, इजी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और रिसीव्ड थ्रू एजेंट, अब यहां पर एजेंट आ गया। पहले वाला जो हमने करा था वो रिलेटेड पर्सन का था, डिस्टिंक्ट पर्सन का था, और मैंने आपको बोला कि एजेंट जो है वो अलग से रूल 29 में हम करेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट कंप्लीट थ्योरी है थोड़ी सी, तो इसीलिए आपको थोड़ी सी यहाँ पे 2-3 बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और स्टिल अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कोऑर्डिनेट विद मी, वी विल डिस्कस ऑन इट। ओके नाउ सो इट्स वेरी इजी। अगर एजेंट के थ्रू अगर गुड्स प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई हो रहे हैं और ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पा रही है, सो ऐसे केस में बड़ा सिंपल सा तरीका है। 2 ऑप्शन मिलते हैं सप्लायर को, सप्लायर प्रिंसिपल भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है। सवाल उठता है कहां से गुड्स जा रहे हैं, तो ऐसे केस में या तो ओपन मार्केट वैल्यू मान लेना, ठीक है, या 90% ऑफ द प्राइस चार्ज, ऊपर वाला ही पॉइंट, जितना नॉर्मली मार्केट में बिकता है ना, उसका 90% आप चार्ज कर लेना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम ध्यान दें यहां पर क्या हुआ, प्रिंसिपल है और ये एजेंट है,
प्रिंसिपल ने एजेंट को 100 यूनिट्स बेची। ठीक है, ओके। अब ये एजेंट अपने हिसाब से आगे बेचता है जो भी है, ओके। अब ये जो 100 यूनिट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है, ओपन मार्केट वैल्यू बहुत सारे अदर फैक्टर से डिटरमाइन होती है, लेकिन ये हमारा काम नहीं निकालने का, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। मान लो वो 1000 रुपए है, वो 1000 रुपए है, ओके। लेकिन ये जो लोग प्राइस चार्ज करते हैं अपने रेसिपेंट से, वो 1200 रुपए करते हैं। वो कितने करते हैं? 1200 रुपए। तो ऐसे केस में ऑप्शन आ गया भाई के पास, ऑप्शन आ गया क्या? या तो 1000 रुपए या फिर 90% ऑफ 1200, कितना हो गया? 1080। तो दोनों में से ऑब्वियसली कम कौन सा? ये वाला है। तो इसके हिसाब से वो इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे, जो नॉर्मली कम होगा वही वाला फायदेमंद है। तो ये ऑप्शंस बेसिकली हमारे एजेंट्स के पास रहता है। नीचे मैंने एग्जांपल भी आपको दे रखा है, सो यू कैन यूज एनी वन ऑफ दैट, ठीक है। एंड रही बात कॉस्ट बेसिस पर रूल 30, अगर और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल, कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ना मार्केट वैल्यू पता, ना रेसिपेंट का प्राइस करा पता, तो सिंपल सा तरीका होता है फिर ऐसे केस में कॉस्ट, कि जो भी आपका खर्चा हुआ है ना उसमें ऐड कर लीजिए 10% मार्जिन, 10% मार्जिन यानी कि 110% ऑफ कॉस्ट, उसको वैल्यू 10% प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से कंसीडर किया, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। और भैया कुछ भी नहीं हो पा रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, ऊपर केस में वैल्यू 30 से लेके 30 तक डिटरमाइन नहीं हो पा रही, तो ऐसे केस में अगर हम बात करें तो बहुत सारे अलग प्रोविजंस हैं। असेसिंग ऑफिसर का इसमें कंसेंट वगैरह चाहिए होता है, बट ये नहीं है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाकी जो रूल 30 तक है वो आपको याद रखना है, बराबर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, हॉर्स रेसेस, इन सब के केस में तो इसमें दो पार्ट हम पढ़ेंगे, इसमें दो पार्ट हम पढ़ेंगे। एक तो खाली लॉटरी के लिए पढ़ेंगे और एक अलग से बाकी सब के लिए पढ़ेंगे। बाकी सबका बिल्कुल सिंपल है, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसेस का बिल्कुल सिंपल है, मैं उसी को बता देता हूं पहले। वो कह रहे हैं सिंपल, याद रखना उस केस में क्या आपका 100% ऑफ द फेस वैल्यू, 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बैट और अमाउंट पेड इनटू द टोटलाइजर, वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाती है। कहने का मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे बैट मैंने करा तो नहीं, कभी हॉर्स रेसेस का मैं आपको बताता हूं, बात खत्म। मैं आपने हॉर्स रेस पे बैट करी और उस पर आपने जो अमाउंट है उसका जो टिकट वगैरह आपने खरीदा होगा, तो जो टिकट पर अमाउंट होता है, बैटिंग का जो अमाउंट होता है कि भाई ये आपका 1000 रुपए की बैट लगेगी, 2000 रुपए की बैट लगेगी, तो वो बैट का अमाउंट जो है दैट इज सप्लाई, ठीक है, उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाता है। लॉटरी के केस में थोड़ा सा रूल आपको याद रखना है। लॉटरी के केस में सिंपल है। लॉटरी के केस में, लॉटरी अगर आपने मतलब देखा हो तो लॉटरी के टिकट्स बिकते हैं बेसिकली, वो खरीद के अपने पास रखने होते हैं, फिर नंबर जो है वो लगाना होता है ना। तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई लॉटरी के केस में क्या मानी जाएगी? देखो, इट इज वेरी इजी, इट इज हायर ऑफ, इट इज हायर ऑफ दो चीजें। एक तो फेस वैल्यू, भाई लॉटरी का टिकट कितने का, लॉटरी का टिकट कितने का, फेस वैल्यू। और दूसरा अगर आप देखो, अगर हम बात करें प्राइज एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, ठीक है, कहने का मतलब नोटिफाइड प्राइस, नोटिफाइड प्राइस जो गवर्नमेंट ने करा है। इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होती है दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन आपको इसमें एक चीज जरूर करनी पड़ेगी, वो ये कि इसको हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100/128 से, 100/128 से। वो इसलिए अगर आप कभी लॉटरी खरीदो, मतलब भगवान करे ना खरीदो, ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो उसमें जो प्राइस लिखा होता है ना उसके ऊपर, अगर मान लो वो 700 रुपए लिखा है, अगर वो 700 रुपए लिखा है तो दैट 700 इंक्लूड्स जीएसटी, इंक्लूड्स जीएसटी, ओके, दैट 700 इंक्लूड्स जीएसटी। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ सप्लाई में जब आप जीएसटी ऐड करोगे तभी ना प्राइस आएगा, तभी प्राइस आएगा ना हमारा। तो अगर ये 700 लिखा हुआ है, अगर ये 700 लिखा हुआ है, सो दैट इज नॉट वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई तो हमें ये निकालनी होगी, और ऐसे केस में फिर मुझे 700 को
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 अपॉन 128। सर ये 128 कैसे आया? ये 28 है, 28% है जीएसटी, सॉरी लॉटरी के ऊपर 28% का जीएसटी लगता है। सो वास्तव में 546 रुपए 80 पैसे इतने का लॉटरी का टिकट था। वो सरकार ने जीएसटी लगा के आपसे एक साथ ऐड करा है, उसके लिए अलग से कोई बिल नहीं बनता। तो सिंपल सी बात याद रखेंगे, छोटी सी, फेस वैल्यू जो उसके टिकट की होगी वो, और जो नोटिफाइड गवर्नमेंट का प्राइस है। ठीक है, मैंने कभी खेला नहीं तो मतलब भगवान करे ना ही खेलूं। ठीक है, वैसे भी दिल्ली, यूपी, हरियाणा इन सब में ये अवेलेबल नहीं होता जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं। आई थिंक पंजाब में खेली जाती है। मैंने चंडीगढ़ में एक बार स्टॉल लगी देखी थी, तो आई थिंक पंजाब में खेली जाती है और महाराष्ट्र में भी खेली जाती है, एंड आई डोंट नो अबाउट द अदर स्टेट्स। ठीक है, महाराष्ट्र में तो खेली जाती है मेरे ख्याल से अभी भी, क्योंकि काफी सारी स्टेट्स ने इसको एज एन, इट्स नॉट अ नोबल थिंग, उसको बैन भी करा हुआ है। खैर बहरहाल हमें उसमें नहीं पढ़ना, हमें ये दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, डन। सो जैसे क्वेश्चन भी दे दिया, मान लीजिए कि सर यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या वैल्यू होगी, कि फेस वैल्यू 1000 रुपए है और प्राइस जो नोटिफाइड करा गवर्नमेंट ने 600 करा है, तो ऑब्वियसली हमें हायर वैल्यू लेनी है। हायर अगर हम देखें तो इन दोनों में से कौन सी हायर हुई? सर प्राइस हुई, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए मुझे 1000 को 100 अपॉन 120 करना पड़ेगा और वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। वो कह रहे हैं कि अगर 600 होता, 600 की बजाय, इसकी बजाय अगर मान लो 1065 होता, 1050 होता, तो फिर ऑब्वियसली मैं इसके हिसाब से करता। नॉट अ बिग थिंग। ओके, डन, दैट्स इट। ये कंप्यूटेशन यहाँ पे दे रखी है दोस्तों। और ये एक और क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे 4th वाले पॉइंट पर डाला, ये पुराने वाले की तरह ही होगा प्रैक्टिस के लिए। दैट इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 15। सो डू दिस कंटेंट। मैंने एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में दोस्तों कराया है, जो आपके लिए काफी अच्छा होगा। कंटेंट को वास्ट में जाना चाहते हैं, टाइम है आपके पास, मॉड्यूल को और फॉलो कर सकते हैं, कुछ और रूल एड ऑन कर सकते हैं, बट जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं तो दैट कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये कंटेंट हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई का दोस्तों छोटा टॉपिक था, छोटा हमने बनाया भी आसानी से याद करके। नेक्स्ट हम मिलते हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट कॉम्पोजिशंस की। इसमें से भी एक क्वेश्चन हमारे नियम का, थ्योरी का या प्रैक्टिकल का भी छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एंड दैट इज फॉर कंपोजिशन स्कीम। प्लीज टेक केयर।